आज जितनी भी गर्मी है ना, सेलिब्रेट कर लो, ये तो ठंडा है, इसके आगे तो अब और गर्म ही होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि शायद से बॉम्बे एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारी लोकेशन बीच के इतने पास में है, आप सोचिए 1 फुट 2 फुट अगर ऊपर आ जाए, आपके रास्ते कहाँ गए? हमारे देश के पॉलिटिशियंस इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? मुझे भी लगता है कि बाय 2030 देश के बहुत सारे लोग सोलर पावर को अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे। हर घर जो सोलर जाता है, उन्हें कुछ पैसे नहीं लगने सोलर जाने के। एक मिडिल क्लास फैमिली एक डिसीजन से 10 लाख रुपए बचा सकती है। क्या हम सोलर एनर्जी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बाकी जो पावर की टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब इकट्ठा करके उससे ज्यादा पैसा सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हम जो दूध का पैकेट है, हम एक कॉर्नर कट करते हैं। हम मैगी के पैकेट का जो एक ट्रायंगल से कॉर्नर कट करते हैं ना, उसकी वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो बाकी पूरा जो पैकेट है ना, बड़ा पीस, वो रिसाइकल हो जाता है। ये छोटे ट्रायंगल ना पकड़ में नहीं आते, ये चले जाते हैं ओशन में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे ऑनेस्टली आपको थोड़ा सा डरना चाहिए, आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारी हकीकत है, हमारी रियलिटी है। मैं ये चाहता हूं कि हर कोई क्लाइमेट चेंज की असलियत के बारे में जाने। जिस शहर में मैं बैठा हूं, मुंबई, शायद 20-30 साल बाद पानी के नीचे डूबने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कोलकाता में शायद ही होने वाला है, केरला में शायद ही होने वाला है। भारत बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये दिमाग में रखिए इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में हर घर सोलार नाम की एक मिशन अनाउंस करी है। ये मेरी आपसे गारंटी है कि आने वाले 10-15 सालों में आपका घर भी सोलार पावर्ड होगा, यानी कि सूरज की रोशनी से आपके घर की बिजली चलेगी। दैट इज द बेसिक लॉजिक। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट आप अपने पापा के साथ बैठकर कंज्यूम करें और जनरली फैमिली को एडुकेट करें, क्योंकि आपके स्पेंड्स में, आपके बिजली के बिल के डायनामिक्स में बहुत चेंजेस आने वाले हैं आने वाले 5-10-15 सालों में। प्लीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एडुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट है। अगर आपको किसी डोमेन के बारे में ज़्यादा जानना है तो या तो साइंटिस्ट के पास जाइए, या तो उस डोमेन के एंटरप्रेन्योर्स के पास जाइए। हमारे देश के एक लीडिंग सोलर एनर्जी एंटरप्रेन्योर नीरज जैन भाई ऑफ सोलर स्क्वायर आज हमें शांति से बैठकर एक बेसिक ABC से लेकर XYZ तक समझाएंगे सोलर पावर के बारे में। एंजॉय टुडेज वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS। TRS के इस भयानक इंफॉर्मेटिव और ज़रूरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कैसे हो नीरज भाई? बढ़िया, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। आपका डोमेन बहुत ज़रूरी है दुनिया के लिए, भारत के लिए स्पेशली, पर आई फील दुनिया के लिए जनरली ऑल्सो बहुत ज़रूरी डोमेन है। भारत में ना अक्सर पैसों वाले पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हैं लोग, फिर क्राइम वाले पॉडकास्ट सुनते हैं, भूत प्रेत वाले पॉडकास्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा भूत प्रेत आज अकॉर्डिंग टू मी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में हो रहा क्या है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, पर एक पिक्चर ड्रॉ आउट कर दीजिए कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचा तो फिर 2035 तक, 2045 तक, जो 10 साल दूर है, 20 साल दूर है, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में क्या होने वाला है? सो मैं मुंबई की बात करूँ, बंगाल की बात करूँ, राइट? मैं आपको मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बताता हूँ। मैं मेरे पापा मम्मी के साथ में डिस्कस कर रहा था कि घर लेना चाहिए क्या, एंड मैं पला बड़ा बॉम्बे में हूँ, कट्टर मुंबईया हूँ, और मैं बोल रहा हूँ उनको कि नहीं यार, यहाँ पे ना अगले 10-20-30 साल में तो चांसेस है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाएगा कि शायद से बॉम्बे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 10 साल में? 10 में नहीं, बट हाँ 20-30 में। हमारी लोकेशन बीच के इतने पास में है, यहाँ पे आप सोचिए 1 फुट 2 फुट अगर ऊपर आ गया, आपके रास्ते कहाँ गए? पूरी लैंड सबमर्ज्ड है। तो जेन्युइन रिस्क है ये, बट ये क्यों हो रहा है एंड ये क्यों दुनिया इस पे स्लोली एक्ट कर रही है? मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जब आप और मैं स्कूल में थे, हम एक सुनते थे कि
ओजोन लेयर गायब हो रहा है हमारे अर्थ के ऊपर, लाइक 13-15 किलोमीटर दूर एक ओजोन के केमिकल की लेयर है जिससे सन की जो हार्मफुल किरणें हैं वो हम तक नहीं पहुंच रही। अगर वो पहुंची तो स्किन कैंसर होगा, पौधे मर रहे हैं, हम जी नहीं सकते थे, राइट। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इशू था 90s में जब हम स्कूल में थे। हमने वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। हमें लगता है कि यार मैंने 2 बिजली के बल्ब एक्स्ट्रा चालू कर दिए, एसी ज़्यादा लगा दिया, थोड़ा पेट्रोल वेस्ट कर दिया, सामान वेस्ट कर दिया, खाना वेस्ट कर दिया, इससे क्लाइमेट चेंज विजुअलाइज नहीं होता। क्योंकि लगता है कि हाँ कहीं दूर ग्लेशियर है, पहाड़ों में ना पानी बर्फ पिघल रही है, हम फील नहीं कर पा रहे। बट हकीकत यह है दैट पिछला साल 2023 ऑन रिकॉर्ड ह्यूमैनिटी का सबसे ज़्यादा गर्म साल था। इससे भी खराब स्टैटिस्टिक हमारे लाइफ के, मतलब ह्यूमैनिटी के लाइफ के, मनुष्य जाति के पूरे जितने भी हम साल पीछे जाएं, जो 10 सबसे गर्म साल थे उसमें से 9 पिछले 10 साल में थे, पिछले डेकेड में। एंड अगर एक फन तरीके से इसको देखें, आज जितनी भी गर्मी है ना, सेलिब्रेट कर लो, ये तो ठंडा है, इसके आगे तो अब और गर्म ही होने वाला है। एंड इसके से हो क्या रहा है, जो भी हमारी जॉब्स हैं, हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जिस चीज़ पे बिल्ट है, हमारे बड़े शहर चले जाएंगे, लोगों के घर चले जाएंगे। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, मैं टांग खींच रहा हूँ आपकी, बट आप तो HNI हो, ठीक है, आप तो कहीं रीलोकेट कर लोगे, बट जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो कहाँ जाएगा? उसका तो एक घर है शायद से, वहीं पे उसकी लोकल लाइवलीहुड, मतलब वहीं पे वो कमाता है, वहीं पे खाता है, वो कहाँ जाएगा? आप एक इंजीनियर हो, ऑटोमेटिकली हमें कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से सोचना चाहिए। तो सोल्यूशंस की भी बातें करेंगे, पर आई फील कि पहले इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना चाहिए लोगों को। 2006 में 7 में जब मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था, तब EVS हम पढ़ते थे स्कूल में, एनवायरमेंटल स्टडीज़। आई फील कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जेन ज़ीज़, उन्होंने एक्चुअली EVS को अपनाया अपने दिलों में। जेनजीज थोड़े ज्यादा एनवायरमेंटली कॉन्शियस होते हैं, पर द वर्ल्ड इज नॉट रन बाय जेनजीज राइट नाउ। दैट इज द प्रॉब्लम। या जब वो पावर में आ जाएंगे, जब वो पॉलिटिशियन बनेंगे 30-40 साल बाद, तब शायद चेंजेस उतना समय होंगे। नहीं है अपने पास, उतना समय नहीं है। सो मैं सॉरी आपको, मैं नहीं, go for it. उतना समय नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अभी जो सारी कंट्रीज आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो एक मेट्रिक के ऊपर सोच रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे ओशंस में, इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर में, और इसके वजह से पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा एंड वो आप वापस से रिकवर नहीं कर सकते। 1 डिग्री चेंज की वजह से, आधे डिग्री चेंज की वजह से। पर लॉजिक क्या है? मतलब आधे डिग्री चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे आधा डिग्री चेंज होगा ना, पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी भी है। वो बर्फ अगर पिघल गई तो वो ओशंस में खारा पानी होता है, खारा पानी में प्योर वाटर अगर डल गया तो उनका बैलेंस हिल के फिशेस को समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्विम नॉर्थ में करूं साउथ में करूं। ओशन में करंट्स होते हैं, हमने एल नीनो करके, अगर आपको लोगों को पता हो कि हर 5 साल में मेरे ख्याल से, हाँ, मतलब ये बड़े अपने पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में हवाएं जो घूमती रहती हैं, क्लाउड्स जिससे फॉर्म होते रहते हैं, ये करंट ही बदल जाएंगे। आप सोचिए, सिंपल सा इम्पैक्ट है। इंडिया में बारिश कितने महीने होती है? 3-4 महीने होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जून से सितंबर बारिशें होंगी, अगर नहीं हुई तो, जो हो रही है आजकल, जो हो रही है, नहीं हो तो आप करोगे क्या? 3 साल इमेजिन कर लो, आपको पानी नहीं आ रहा, खेती नहीं हो रही, खाना नहीं है, अमीर तो चलो खा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा लगा के, बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पब्लिक? एंड मैं तो उल्टा अमीरों को ये बोलना चाहूँगा, जब भी ऐसा होता है ना, जब बहुत लोगों के पास में कमी है एंड सिर्फ जो अमीर हैं वो बहुत रिसोर्सेज लेके बैठे हैं, तब होता है आंदोलन, तब आता है रेबेलियन। सो समय अभी है, अकल लगा लो, अमीर हो गरीब हो, हेल्प अपने देश, अपने प्लैनेट के लिए एक्ट अभी करना शुरू करें हम लोग, सो दैट हमें वो रेबेलियन के थ्रू जाना ना पड़े। एंड इसको डिस्टोपियन व्यू बोलते हैं,
जहाँ पे सब कुछ खराब हो रखा है और उसमें लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, एंड यूटोपियन ये है कि सब अच्छा होगा। पर हम डिस्टोपिया की ओर चले जा रहे हैं। हम वो क्रिएट कर रहे हैं और हमारे पास में होप है अभी। एंड मैं क्योंकि दिन भर इस चीज़ पे काम करता रहता हूँ, थोड़ी सी टेंडेंसी हो जाती है एक ब्लीक आउटलुक की, बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आज हमारे हाथ में वो चांस है कि हम ये चेंज रिवर्स कर पाए। मैनकाइंड कभी कम नहीं पड़ी है, हमें हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी 60-70s में, ये था कि भूखमरी आएगी, तब हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्टोरी टेलर्स, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी हमारी कंट्री सब सब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, अभी भी आएगा। एंड इसीलिए मतलब ये भले इलेक्शन का साल है, मुझे पता है जो भी अभी गवर्नमेंट्स खर्चा कर रही हैं, गवर्नमेंट अब बोल रही है यार अब खर्चा करें ना, वोट जीतेंगे ना, अब हम क्लाइमेट चेंज पे वोट जीतेंगे। मैं आपको इसका अगर एग्जांपल दूं, ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट अभी पावर में आई है वो क्लाइमेट चेंज के मैंडेट पे आई है। और ये कुछ सालों में हमें हर देश में दिखेगा, बिकॉज पब्लिक अभी मांगे कि यार हमारी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। बहुत ही ऑड स्टेटिस्टिक दूंगा, हम जो दूध का पैकेट है हम एक कॉर्नर कट करते हैं, हम मैगी के पैकेट का जो एक ट्रायंगल से कॉर्नर कट करते हैं ना, उसकी वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है बताऊं क्यों? क्योंकि वो बाकी पूरा जो पैकेट है ना, बड़ा पीस, वो तो रिसाइकल हो जाता है। ये छोटे ट्रायंगल ना पकड़ में नहीं आते, ये चले जाते हैं ओशन में, ये कहीं ट्रैप नहीं होते। ये छोटे ट्रायंगल अभी किसने सिखाया नहीं, वो तो किसी पॉडकास्ट पे देख लिया मैंने, मुझे समझ में आया, अब मैं अलग तरीके से कट कर रहा हूँ, वो छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस पकड़ नहीं रहा। बट इतनी छोटी चीज़ें जो हम प्लास्टिक के स्ट्रॉ यूज़ करते थे, बीच में बॉम्बे में मुहिम निकाली थी सारे सिनेमा हॉल में, आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ नहीं करोगे, पेपर का करोगे। 6 महीने तक तो ये चीज़ अच्छे से फॉलो हुई, फिर रिवर्स होगी। मतलब लोग अभी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट अलाउ कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो पुश एंड पुल हुआ होगा इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट के बीच में। बट यहीं पे हमें जो सपोर्ट करें, थोड़ी सी कठिनाई खुद बेयर कर लो। आई थिंक खाने पे तो अलग ही दिक्कत है कि हम इतने पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, बट जो भी खाना वेस्ट हो रहा है, अगर हम कम कंज्यूम करना, अगर हम वेस्टेज हम अगर कम करना, अगर वो पॉसिबल हो पाया, उसकी वजह से मतलब पूरा जो एग्रीकल्चर है, हमारी इतनी पॉपुलेशन जो अटकी पड़ी है, जो खाने की कमी है, इन्फ्लेशन जिसकी वजह से होता है, वो कम होना पड़ेगा। बट ये आई थिंक मुश्किल है। और ये जब ना मतलब क्या बोलते हैं, लास्ट रिसोर्ट वाला प्रॉब्लम आता है ना, तब गवर्नमेंट यहाँ पे इंसिस्ट करती है। चाइना में हुआ, आई डोंट नो, आपने 3-4 साल पहले देखा होगा, चाइना ने बोला आप खाना इतना वेस्ट ही नहीं कर सकते, आपको जेल में डालेंगे। चाइना में तो ये होता है, जेल में डालेंगे, आपको टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। बट उन्होंने इस हद तक उन्हें जाना पड़ा। हमारे तो हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, चाइना में वो लोगों का क्या खाना खा सकते हो नहीं खा सकते हो, उन्हें इंसिस्ट करना पड़ रहा था। वो भले कितने भी डिक्टेटोरियल कंट्री में है, कोई ये करना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगी, बट चॉइस नहीं बची। आप कितना खाना खा सकते हो, कितना खाना वेस्ट कर सकते हो, इस हद तक गवर्नमेंट को घुसना पड़ा किसी और देश में। किसी दिन हमारे यहाँ भी घुसना पड़ेगा, अगर हमने खुद से वो चीज़ें नहीं बदली तो। एंड हम रात को एसी लगा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जैसा बोला कि भूखे पेट भजन नहीं होता, हर कोई चाहता है अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना। आप कैसे किसी को भी बोलोगे, मिडिल क्लास को भी बोलोगे कि यार एसी तुम कम यूज़ करो? पॉसिबल है? कोई मानेगा? कितनी भी आग लगी हो ना कहीं पर, यार आप अपने फैमिली को बेस्ट लाइफ देना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एसी का पेनिट्रेशन तो बढ़ेगा ही, बट आप वो बिजली कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो? वो आप कोयले वाली बिजली जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है वो, या आप क्लीन एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो? जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तब पूरा संसार साफ हो गया। यस, मतलब क्लैरिटी आ गई थी। अगर आप घर से बाहर निकलते थे तो आपको दूर तक चीजें दिखाई देती थी। हमें तो बॉम्बे में बदबू आने लगी थी, फिर बाद में लोगों ने बोला भाई ये बदबू नहीं, ये साफ हवा है। हाँ। मतलब लाइफ बदल गई थी। एटलीस्ट मेट्रोज एकदम नए हो चुके थे। मुझे याद है मुंबई में डॉल्फिन्स आने लगी थी, बहुत क्रेजी था हम सबके लिए। बहुत क्रेजी था। सनसेट सुंदर हो चुके थे, कलर्स ऐसे फैल रहे थे स्काई में, तो एक अलग जिंदगी थी। और फिर इवेंचुअली कुछ महीने बाद पैंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया और फिर से पोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये है मानव जाति की असलियत। हाँ, और
खराब नहीं है, मतलब इंसान बेटर करना चाहता है, और कोई भी स्टेप बैक लेके कि यार मैं दुनिया के लिए क्या करूं, उसके पहले यार मैं खुद के लिए क्या करूं। वो जो एक मैस्लोव्स हायरार्की बोलते हैं कि यार पहले तो अपनी बेसिक नीड्स को आप पूरा करोगे, फिर जाके आप बोलोगे कि हाँ मैं और इंटेलेक्चुअल परस्यूट, मतलब आध्यात्मिक चीज़ें के बारे में सोचूंगा। बट जो लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, वहाँ उन्होंने अपना काम करना शुरू करना चाहिए। मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, आप ये बोल रहे थे कि अभी जल्दी से 5-10 साल में अच्छे से कमा लूँगा, फिर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है आप आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के जब आपके एम्बिशन पूरा हो जाएगा काम के फ्रंट पे, आप वो क्या कंट्रीब्यूट करोगे आप। मतलब मेरे एक प्रोफेसर है IIT बॉम्बे से, प्रोफेसर चेतन सोलंकी, उन्होंने मतलब हमें सिखाना शुरू किया, ब्लॉग लिखे, बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं सोलर के बारे में। उन्होंने देखा कि यार ठीक है, मतलब मैं बिजनेस वाइज लोगों को पढ़ाने के थ्रू जितना इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट कैसे बन जाए। उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, उन्होंने एक बस ली, अब वो अगले 10 साल सिर्फ उस बस में रहने वाले हैं, पूरा इंडिया घूम रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेसेस के पास में जाके। बस ये चीज़ लाइक इतना इतना कुछ एक्सट्रीम करना पड़ता है किसी को कि उसके बारे में लोग बात करने लगे, और वो ये सिखा रहे हैं कि तुम कम कैसे कंज्यूम करो। और मैंने उनसे डिबेट की तो मैंने ये बोला कि सर आप किसी को नहीं बोल सकते कम कंज्यूम करना, आप इंस्पायर कर सकते हो, एंड इंस्पायर वो कर रहे हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं कि यार अब लोग AC कंज्यूम करने वाले ना, गाड़ियाँ लेने वाले ना, अब आप EV लो, EV को कैसे इंसेंटिवाइज करो। अब आप गीज़र AC बिजली कंज्यूम करने वाले हो, मैं क्लीन एनर्जी कहाँ से लाऊं, उसको कैसे इंसेंटिवाइज करूं। सो बहुत सारे क्या बोलते हैं तरीके हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बस मोमेंटम बढ़ाना है कि कितने जल्दी हम लोग स्पैक करें। और ये शायद बातचीत से ही होगा, बातचीत से ही होगा। स्पेशली जो टीनेजर्स है वो शायद अपने घर पे बातचीत की वजह से दुनिया को बदल सकते हैं। ये की पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो। अगर कोई लिटर कर रहा है उन्हें रोको, या पता है एक और टेक्निक ये होता है कि अगर किसी ने लिटर किया, अगर आपने उन्हें रोका शायद वो नाराज़ हो जाएंगे, इसे उनके सामने जाकर पैकेट उठाओ, शर्म की वजह से वो लोग स्टॉप कर देंगे, कुछ लोग। और ये सत्याग्रह है, जस्ट दैट अब हमको 70 साल हो गए ना आज़ादी के, तो हमें हम इसको बहुत ही एक्सेप्ट लेके, तो हमारा एंटाइटलमेंट है। बट वही छोटी छोटी चीज़ें आप बिना नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हो, और लोग बदलते हैं यार। लोगों सब में वो अच्छा साइड आपको अपील करते आना चाहिए, जो टैलेंट आना चाहिए क्लाइमेट चेंज की तरफ, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं ये उनको सेक्सी बनाने से आएगा। मैं सबको बस बोलता हूँ अपनी टीम में, क्या मैं तुम्हें सैलरी दे नहीं सकता, बट हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे, वो फ्लाई नहीं होगा। इसलिए जस्ट पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं और श्रेया मेरी वाइफ, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हमारी दोस्ती इसी चीज़ पे हुई थी कि देश के लिए कुछ करेंगे। जब हम फर्स्ट वीक इन कॉलेज हम लोग बोले कि यार कुछ तो देश के लिए करेंगे, क्या करें कुछ पता नहीं था तभी, तो ये इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी वाले टर्म्स भी नहीं पता थे। बट 4-5 साल की दोस्ती में हमने 1-2 स्टार्टअप्स भी साथ में की। हमने एक फंडा हमने बहुत क्लियर किया, हम सिर्फ फॉर प्रॉफिट बिजनेस से इंस्पिरेशन नहीं आ रहा, बट हमें NGO भी नहीं चलाना था। NGOs अपना बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो किसी पे तो डिपेंडेंट है। हम इफ़ वी आर द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, हम क्या कर सकते, तो हमें इंस्पिरेशन मिली नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बिजनेस बनाओ। मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बिजनेस नहीं बनानी, मुझे चैरिटी पे बिजनेस नहीं बनानी, मैं पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ क्लाइमेट के लिए, बट मैं अगर पैसा बनाऊंगा तो मुझे देख के 10 इन्वेस्टर आएंगे, 4 कॉम्पिटिटर्स घुसेंगे, इंडस्ट्री बड़ी होगी, मैं कस्टमर को लंबी सर्विस दे पाऊंगा अगर वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट टैलेंट है हमारा, उन्हें वो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि अच्छा काम करते करते भी आप कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ ना इमोशन से काम होगा, ना सिर्फ कमर्शियल माइंडेडनेस से काम होगा। अगर मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, शायद से मैं 4 और कुछ और बिजनेसेस खोल सकता था। तो आपको पैशन और कॉमर्स को मिक्स करके, टफ है बट या मतलब आई थिंक डूएबल है। मतलब 2024 की असलियत भी टफ ही है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज।
जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा मुंबई के बारे में कि मोस्टली 20-30 सालों में मुंबई शायद डूबने वाली है पानी के नीचे। मैं ये मानता हूँ कि हमारी सिटी इतनी ज़्यादा पॉपुलस हो चुकी है, इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि इट वोंट बी एबल टू होल्ड सो मेनी पीपल। और एक और सच्चाई है, थोड़ी हिस्टोरिकल सच्चाई है कि जैसे जब हम दिल्ली जाते हैं तो हम न्यू दिल्ली जाते हैं, एनसीआर जाते हैं। एक दूसरी जगह है ओल्ड दिल्ली, जहाँ चांदनी चौक है। एक ज़माने में ओल्ड दिल्ली भी दिल्ली ही थी। ओल्ड दिल्ली वॉज दैट टाइम्स न्यू दिल्ली, पर ओल्ड दिल्ली बन गई, फिर लोग वहाँ से मूव आउट करने लगे। हर शहर की एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है। आई फील कि मुंबई का लाइफ स्पैन अब 20-30 साल में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आई डोंट सी एनीथिंग चेंजिंग, क्योंकि ठीक है मेट्रो बना रहे हैं, सबवे बना रहे हैं, कोस्टल रोड बना रहे हैं, पर एनवायरनमेंट बहुत हार्म हो रही है। आई डोंट नो कि अगर जो लोग डिसीजंस बनाते हैं रोड्स को लेके, सबवेज, मेट्रो को लेके, उनकी इंटेंशंस अच्छी है कि द सिटी शुड बिकम मोर लिवेबल एटसेट्रा, पर एनवायरनमेंट बहुत हार्म हो रही है। हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए भी हैं। वी आर अ मिडिल इनकम कंट्री। हमें ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी, क्योंकि एक तरफ हम अगर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और फिर हेल्थ ख़राब कर दें इसी पॉपुलेशन की। आप वही सोचो ना, 20 साल बाद में जो गवर्नमेंट आएगी उन्हें तो हेल्थ केयर पे कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स को तो अभी गवर्नमेंट में रहना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का लीडर हो, उन्हें तो अभी सोचना है ना कि मुझे अभी वोट किस चीज़ से मिलेगा। कोई 20 साल का आगे नहीं सोच रहा। ये तो आपके मेरे जैसे लोगों को करना होगा कि यार अभी से सोचो। एंड पब्लिक अवेयरनेस अगर आएगी तो इजीली हम उसी गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे, उन्हीं गवर्नमेंट वो चेंजेस लाएंगी। किसी भी पार्टी में और लोग, मतलब पब्लिक अगर चाहती है तो वो होगा, पब्लिक को वो चाहना होगा। वी हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू आवर लीडर्स कि तुम क्या कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, आपने क्या किया। मुझे काफ़ी मीडिया एजेंसीज ने पूछा कि अभी ये सूर्योदय योजना गवर्नमेंट ने निकाली है, प्रधानमंत्री ने निकाली है, अच्छी है बुरी है। एक मिनट, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे देते हैं। आप हाँ 10 साल से इसी डोमेन में काम कर रहे हो। हाँ जी, सोलर एनर्जी के डोमेन में काम कर रहे हो। हाँ जी, 2014 से। हाँ जी। आई डोंट थिंक कि इस देश में आपसे ज्यादा कोई सोलर एनर्जी के बारे में जानता है। नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, बट हाँ मैं टॉप 1% में तो पक्के से आऊँगा। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप लोगों को ना ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना होता है, आपको उस डोमेन का एक कमर्शियल एक्सपर्ट भी बनना होता है। एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसलिए चलो मान लो साइंटिस्ट होंगे जिनको सोलर एनर्जी के बारे में आपसे थोड़ा ज़्यादा पता है टेक्निकली स्पीकिंग, बट एक प्रैक्टिकल नज़रिए से आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इनफैक्ट आई फील द गवर्नमेंट शुड बी कंसल्टिंग यू। गुड पार्ट इज दे एक्चुअली कंसल्टेड अस। ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, देश में बड़े डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस टू एक्चुअली एंगेज, कि उन्होंने पूछा कि रही ये हम जो आइडियाज़ ला रहे हैं ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अभी हमने काफ़ी सारे स्टेट इलेक्शन हुए, हमने देखा कि फ्री बिजली के नाम पे वो गवर्नमेंट्स आई, जीती इस कैंपेन पे। अब इसका डाउन साइड ये, लाइक इसका बुरा आउटकम ये है कि वो स्टेट के पास में जो उनके बिजली विभाग हैं, ये फ्री की बिजली दे रहे हो और आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आप बैंकरप्ट होंगे ना। और आपने फ्री बिजली करके वोट तो ले लिए, सरकार में तो आ गए, बट 5 साल आप सड़कें नहीं बना पाओगे, खाना नहीं दे पाओगे, सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे। तो ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है। जैसे फार्म लोन्स माफ़ कर दो, अब मैं एक्चुअली वो बहुत फील करता हूँ कि नहीं है पैसा फार्मर के पास में, बट फार्म लोन भी एक सही सोल्यूशन नहीं है। मैं एक्सपर्ट नहीं उससे, बट दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं। यहीं पे जो जीनियस है, जो जनरेशनल लीडर आते जो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, कि एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है फार्मर्स की लाइफ और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्या देश का उतना पैसा नहीं है, स्टेट का पैसा नहीं है, और बहुत सारी पार्टीज फ्री बिजली के नाम पे 3 साल 5 साल सरकार में आओ, बाद में छोड़ो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एक बार अगर सोलर पैनल्स लग गए घर पे, एक बार का पैसा है ना, उसको कैपेक्स बोलते हैं, एक बार की तो इन्वेस्टमेंट है, बट ये 25 साल 30 साल चलेगी। सो 5 6 7 साल में जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गई, उसके आगे तो अगले 20 साल आपको फ्री बिजली है। वहाँ पे अगर कहीं से हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट वो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ला सकती है, उसके आगे तो मतलब क्लीन एनवायरनमेंट भी है। अभी जस्ट 2 साल पहले
हमें अगर जबलपुर जैसे शहर में अगर किसी घर को सोलर जाना है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला जो काम है वो तो हम 8 घंटे में कर देते हैं, बट सरकार से एक परमिशन भी लगती थी। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो एक रजिस्ट्रेशन लगता है, वैसा आपको सरकार से, बिजली विभाग से रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 40 डॉक्यूमेंट साइन कराने पड़ते थे कस्टमर से। वही 40 डॉक्यूमेंट आप बिजली विभाग में ले जाओ, आप बिजली विभाग आपके एरिया का, फिर वो हेड ऑफिस पे ले जाओ, ऐसे ना बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। अब वही सोलर जो हम 2 लाख में लगा सकते थे, हमें 2,25,000 में लगाना पड़ता था, क्योंकि ये खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, कस्टमर भी बोल रहा है कि यार मुझे 40 दिन 50 दिन 3 महीने क्यों रुकना पड़ रहा है सोलर जाने के, तो लोग सोलर नहीं जा रहे थे। अब हमने उन गवर्नमेंट्स का अपने काम किया, ये जो भी गवर्नमेंट के जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लकीली ये भी अच्छे कॉलेजेस से आते हैं। अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर उनके पास में पहुंच जाए कि सर आप इसको डिजिटल बना सकते हो, आप 1 क्लिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट साइन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आधार पे किसी का सिग्नेचर क्यों चाहिए, आधार डिजिटल रिकॉर्ड है। अरे हाँ यार, हम तो 10 साल से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो वो चलता चला गया, मैं इसको बदलवा देता हूँ। ये चेंजेस कराए, आज उसी जबलपुर में कस्टमर को, मिडिल क्लास को अगर सोलर जाना है, वो 1 क्लिक पे जा सकते हैं। अब ये वो गवर्नमेंट भले बिजनेस में ना घुसे सोलर लगाने के, उन्होंने पॉलिसी स्मूथ कर दी। आई थिंक ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस का रेवोल्यूशन हो या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो, वो सबसे पहले रेगुलेशन से एनेबल होता है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप में मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा। हमें दिख रहा है, मतलब पिछले 10 दिन में, एंड ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया सरकारों ने ना, कुछ शहर पकड़ लिए और उनको बोला कि यहाँ पे 25,000 घर सोलर जाएंगे। अब थोड़ी हलचल हुई, हमारे जो भी है सोलर की कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें। अब मुझे लगा था कि नहीं होने वाला है, कोई चांस ही नहीं। जिस शहर में 500 घर नहीं हुए हैं पिछले 2 साल में, वो 25,000 घर 3 महीने में कैसे लगाएंगे। तो एक ये व्यू होता है पॉलिटिक्स का, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बट जब मैं थोड़ा सा और डीप में गया ना, जब मैंने उनसे बात की जो डिसीजन मेकर्स है, बोले यार हमें भी पता है 25,000 नहीं होने वाले हैं, पब्लिक अवेयरनेस तो क्रिएट करें। हर महीने अगर 50 घर ही जा रहे हैं, उसकी जगह अगर 300 गए तो, और ये 50 से 300 जाने में क्या दिक्कत आ रही है और 300 से 3,000 जाने में क्या दिक्कत आ रही है, हमें पता तो चले, तब जाके हम पॉलिसी बदलेंगे। पॉलिसी स्लो बदलती है, बट जब बदलती है ना तो हमेशा के लिए बदलती है। मैं एक और स्टैटिस्टिक देता हूँ आपको, मेरी इंडस्ट्री का, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे से पता है। जितने भी घर सोलर जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख घर साल के सोलर जा रहे हैं, उसमें से 80% ना सिर्फ गुजरात में जाते थे। और ये अभी का स्टैटिस्टिक है। अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो गुजरात में बहुत कम घर जा रहे थे। और पॉलिसी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी साथ में कैसे मूव करती, ये मैं एक्सपीरियंस कर पाया। 2015 में गवर्नमेंट ने पहली बार मुहिम निकाली कि गुजरात में कि अभी घर सोलर जाएंगे। उन्होंने ना कुछ लगभग 1,000 घर के लिए स्कीम निकाली। अच्छी स्कीम थी, 1,000 घर सोलर गए, सब खुश थे। अगली बार उन्होंने बोला कि 5,000 10,000 घर सोलर जाएंगे। पूरा सिस्टम चोक हो गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ लगती है। आपको बिजली विभाग से डॉक्यूमेंट साइन कराना है, मीटर लगवाना है, मीटर टेस्ट कराना है। ये सुविधा गवर्नमेंट के पास थी नहीं, क्योंकि उनको भी एम्प्लॉय करना पड़ता। उन्होंने 2 साल लिए, उन्होंने सीधा फिर 1.5 लाख घर की मुहिम निकाली। अब मैं इंडस्ट्री में था, बट मैं ये हंस रहा था कि कुछ भी बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस आके, तो कुछ भी, मतलब कि जहाँ पे 5,000 घर सोलर नहीं जा रहे, वहाँ पे तुम 1.5 लाख घर सोलर जाने की बात कर रहे हो। मैं हंसता रहा, मैं गया नहीं गुजरात। 1 साल बाद में वो 1.5 लाख घर लग गए। पता है क्या हुआ? गवर्नमेंट को दिक्कतें दिखी, उन्होंने बोला चलो ये इसको डिजिटल कर देंगे, हमें 4 सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर दी, उन्होंने फ्रिक्शन हटा दिया। और ये सिर्फ मैं सिर्फ सोलर कर रहे बोल रहा हूँ, बट मुझे बाकी चीज़ों में भी दिख रहा है ये। उन्होंने जैसे फ्रिक्शन हटा दिया ना, इंडिया में इतनी आबादी है और इतने हम जुगाड़ू एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी हैं एज अ कंट्री, कि बिजनेस खड़ा हो जाता है। अगर डिमांड है तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आपको फ्रिक्शन हटाना था। सबसे सस्ता सोलर गुजरात में लगता है। मेरा हार्डवेयर तो सेम है, बट क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉस्ट जो होती है, वो ट्रांसपोर्ट की हो, वो सेल्स की हो, वो ऑपरेशंस की हो, वो खर्चे इतने स्मूथ है वहाँ पे कि वहाँ पे वो पॉजिटिव साइकिल चला गया। एंड चीज़ें अगर सस्ती हैं तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। अब कुछ ज़्यादा लोग ने खरीद लिया। अब आप सोचो, आपके लेफ्ट में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। राइट में मेहता जी रहते हैं, उन्होंने खरीद लिया। आपके लिए रिस्क कम होगी ना। हाँ ठीक है, अब सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूँ। मुझे लगता है इंडिया में एक नेबर सिंड्रोम है, किसी को भी ना पहला बंदा नहीं होना है, किसी को रिस्क नहीं लेनी यहाँ पे। बट अगर आपके पड़ोसी ने कर लिया, आपकी कम्युनिटी ने कर लिया,
कोई डिसीजन, तो आपके लिए भी आसान पड़ता है। लव मैरिज की तरह है ना, घर में पहली बार जो करता है उसको तो खूब डांट पड़ती है, बट बाद में पीपल गेट यूज टू इट। तो और ये इतनी बड़ी परचेज है, उन्हें यार 2 लाख खर्चा करने पड़ते हैं। अब आप सोचो जो HNI लोग हैं, बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो बड़ा डिसीजन नहीं होगा, बट जो मिडिल क्लास है इंडिया का, विच इज़ द बल्क ऑफ द कंट्री, उनके लिए 2 लाख की परचेज कितनी बड़ी है। एंड मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ यहाँ पे, गाड़ी जैसी परचेज है। गाड़ी जैसी परचेज है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनसे आप 2 लाख की चीज़ खरीद सकते हो, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो 2 लाख की खरीदते हैं। हमने ना मतलब पर 2 लाख रुपए की वजह से बहुत सारा पैसा बचेगा भी लॉन्ग टर्म में। अब ये है कि आप अगर मैं इकोनॉमिक्स बताऊं इसकी, हाँ 2 लाख में से गवर्नमेंट आपको 40,000 की तो सब्सिडी देती है। आप अगर अच्छा सोलर खरीदें तो जैसे सोलर स्क्वायर है, अपने कस्टमर क्या करते हैं, हम तो 40,000 गवर्नमेंट ने दिए, 1,60,000 का हम आपको लोन देंगे। अब कस्टमर की इन्वेस्टमेंट जीरो, मतलब EMI पे खरीद हम EMI पे देंगे। अब ये 5 साल का EMI है, आपका बिजली का बिल है महीने का 3,000 और आपका EMI आ रहा है 2,500, तो आप तो पहले दिन से, पहले महीने से आप तो पैसा बना रहे हो। और ये 500 रुपये हर महीने के बचेंगे पहले 5 साल। 5 साल बाद तो आपका पूरी बिजली फ्री, ना EMI की किस्तें देनी है, ना बिजली का बिल भरना है। एक मिनट, जो लोग नहीं समझे, मैं समझा जो आप कह रहा हूँ, पर आई ट्राई ब्रेकिंग इट डाउन लिटिल मोर। अभी मतलब सोलार एनर्जी के बिना जो बिजली आप घर पे यूज करते हो वो कोल बेस्ड बिजली होती है बेसिकली। यस, एज इन कोयले को जलाकर वो बिजली बन रही है, और रफली हर महीने मान लो आप 3,000 का खर्चा कर रहे हो उस बिजली पर। जब आपने घर पर सोलार एनर्जी के पैनल्स इंस्टॉल किए तब इनिशियली उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा लगेगा कि घर पे एक आपने गाड़ी खरीद के रखी है। पर कुछ कुछ कंपनीज आपको EMI स्कीम्स में सोलार पैनल इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अभी वो EMI में कितना खर्चा आ रहा है, रफली 2,500 का। वहाँ हर महीने आपको 500 रुपये सेव करने का मौका मिलेगा पहले 5 साल। हाँ, और 5 साल के बाद तो पूरे 3,000 रुपये बच रहे हैं आपके। हाँ, क्योंकि एक बार आपका वो लोन खत्म हो गया, फिर जिंदगी भर के लिए या एटलीस्ट 10 साल के लिए तो सोलर जो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो 25-30 साल तक आसानी से चलती है। अगर आपने अच्छा खरीदा है, मेंटेन किया है, तो आसानी से, मतलब 10 तो बहुत ही कम पीरियड हो गया। एक गाड़ी की तरह ही है, मतलब जो सोलार पैनल है। सो फनी बात ये है ना, ये हमने हमारे से किसी भी बायर ने, कोई होम ओनर ने कभी कोई अपना घर छोड़ के किसी ने कोई 25 साल की लाइफ वाला कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा। और अगर मैं आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी दी भी दूं तो किसी को विश्वास नहीं था कि नहीं 25 साल तो नहीं चलेगा, 10 तो चलेगा। मैं 10 के हिसाब से गणित करता हूँ। एंड मैक्सिमम जो डिसीजन मेकर्स है, जो होम ओनर्स है, वही लोग कि हाँ 10 साल चल गया तो भी ठीक ठाक है। इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, आप सोचिए ना, एक डिसीजन आपने आज लिया, आपके पैसे नहीं लगे, डे 1 से पैसे बच रहे हैं। एक डिसीजन से आपको आज 10 लाख रुपए, एक मिडिल क्लास फैमिली, और ये नहीं कि सिर्फ बॉम्बे या पुणे में पॉसिबल है, ये देश के किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, अगर आपकी खुद का घर है और आपकी खुद की छत है, आप ये डिसीजन ले सकते हो। एंड आई थिंक बहुत मतलब, और इसको अगर अच्छे से खरीदा आपने तो ये तो FD की तरह है। आप सोचिए ना, आपने 2 लाख रुपए लगाए और हर साल आपको अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं, आपने ऐसे पूरा आपका 2 लाख रुपए हैं, आपने लगा दिए अपने घर पे, सोलर, कोई EMI कुछ नहीं खरीदा, अब हर साल आपको 40,000 रुपये मिलते चले जाएंगे। आप अगर वो एक्सेल पे आप रिटर्न निकालोगे, सारे जो फाइनेंस का अगर लोगों को इंटरेस्ट आता है ना, इसका रिटर्न 20% है 25 साल तक। और बिजली अगर और महंगी होती चली गई तो आपका रिटर्न तो और बेटर होता चला गया। मतलब आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो नॉन सोलर पावर बेस्ड पावर है, इफेक्टिवली आपका पैसा वहाँ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज तक अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं निकल के आई थी, पर अब सोलर पावर की वजह से आगे जाकर आपका पैसा बचेगा। और मैनकाइंड के मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि मैनकाइंड की हिस्ट्री में कभी भी हमने ना लाइक एक इंडिविजुअल ने कभी एक सोर्स ऑफ एनर्जी पावर को ओन नहीं किया है। आप कितने भी साल पहले चले जाए, या तो गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, राजा महाराजा दे रहे हैं आपको, या तो आप अंधेरे में रह रहे हो। यहाँ पे हर घर अपना, उनका खुद का एक पावर प्लांट होगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पे अवेयरनेस चाहिए। बेसिकली आपके इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पहला एजुकेशन जो सरकार को ही करना पड़ेगा। कोई पब्लिक कंपनी हम कितना भी हल्ला बोल करें वहाँ पर, आई थिंक जो सरकार कर सकती है वो एक बात है। दूसरा है ट्रस्ट, जो मैं बोल रहा था कि आप मुझे बताइए
एक मिडिल क्लास में जो हमारा आज व्यूअर होगा, कितनी चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने 2 लाख की अपने लाइफ में। मैं आपको अगर मेरे कंज्यूमर के बारे में बताऊं तो उन्होंने घर खरीदा है, गाड़ी 70% ऑफ जो लोग सोलर जा रहे हैं उनके पास गाड़ी नहीं है। इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अगर मैं आपको गैस करने बोलूँ कितना होगा, 6% है। तो लोग सोलर खरीदते हैं एसी खरीदने के पहले, गाड़ी तो छोड़िए। घर में शायद एक एजुकेशन लोन होगा और शादियों में ज्वेलरी खरीदी होगी, बट ये उनकी लाइफ की सबसे चौथी लार्जेस्ट परचेज हो जाती है। यहाँ पे ना एक एजुकेशन, और वो एजुकेशन में लोगों को लगे हाँ सोलर तो सही है भाई, इतनी सब्सिडी, इतना लोन, इतनी सेविंग मिल रही है। सही सोलर क्या है? क्योंकि आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी या लोन ले लिया और नहीं चला, तो वो फियर में लोग डिसीजन नहीं लेते। और हमें तो ये रियलाइज हुआ जब हमने ये काम करना शुरू किया कि हमें जो ट्रस्ट अचीव करना है, एजुकेशन तो हम कर रहे हैं, जितनी हमारी हैसियत है हम उतना किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी करना है, वो भी कर रहे हैं, बट ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव है, मुझे लगता है इंडिया ट्रस्ट सेंसिटिव है। और वो अपने ट्रस्ट हमें जो क्रिएट करना है वो एक मारुति का ट्रस्ट है, वो एक HDFC का ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट अर्न करना। आप सोचिए ना, मेरे मिडिल क्लास फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ, सर 25 साल सोलर चलेगा, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उनके दिमाग में क्या आता है? ये बंदा पैसे लेके भाग गया तो, ये अगर मुझे बहुत खर्चे आए तो, जितना बोल रहे हैं बिजली बनाए उतनी नहीं बनाए तो, ये इतने जो फियर हैं, यहाँ पे हमारे जैसे लोगों को आई थिंक हमें अपना हमारी इंडस्ट्री का लेवल उठाना है। अभी क्या बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से लोकल कंपनियां लगा देती हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मिशन, बट वो ट्रस्ट गंवा रहे हैं। और क्या एक, आप सोचिए ना, आपके पड़ोसी ने किसने लगाया और उनका एक्सपीरियंस खराब रहा, वो 10 लोगों को बोलेगा कि मत जाओ यार, मेरे तो पैसे नहीं बचे। तो ये एक चैलेंज है जो ओवरकम करना है, एंड ये हम टू एन एक्सटेंट कर पाए। जैसे हमने जब बिजनेस शुरू किया, हमने बोला कि यार हम बहुत बार ना, कंपनीज कैसे आजकल ग्रो करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, फेसबुक पे ऐड दिखाएंगी, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाएंगे, गूगल पे दिखाएंगे, हम भी दिखाते हैं, बट हमने बोला कि हमारा 1/3 से 50% बिजनेस अगर हम रेफरल के थ्रू जीत पाएँ, तो हम मार्क ज़करबर्ग को अमीर नहीं कर रहे, जो फेसबुक के ओनर है, कि यार वो अमीर हो गए ऐड दिखा दिखा के, एंड हमने वो ट्रस्ट क्रिएट किया। तो हम पूरे इंडिया में नहीं गए, हमने छोटे छोटे शहर पकड़े, वहाँ पे इंश्योर किया कि यार मुझे अगर गुप्ता जी ने खरीदा है तो वो शर्मा जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे, मेहता जी को रेफ़र कर रहे नहीं कर रहे। वहाँ से हम सोलर भी सस्ता कर पाते हैं, ट्रस्ट बना पाते हैं। कोई भी इंडिया में 2 लाख की चीज़ ऐड देखने से नहीं खरीदने वाला, वो ट्रस्ट पे खरीदने वाला है। एंड लाइक मैंने काफ़ी ट्रस्ट की बात की, मुझे लगता है आप मुझसे खरीदो, किसी और से खरीदो, आपने सोलर लगाना चाहिए, क्योंकि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनेंसेस के लिए, प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खरीदो। खराब वाले होता बहुत बहुत। मैं एक स्टेप बैक पीछे लेता हूँ। सोलर पैनल में ऊपर तो कांच लगा है, एल्यूमिनियम लगा है, जो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी बिजली बनाती है वो ना वेफर थिन, वो आपके हेयर थिन होती है। और वो फैक्ट्री में तो चलो अच्छी बन गई, जब आपके घर पर है तो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, इंडिया के रस्तों पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेबर, इंडिया में स्किल्ड लेबर तो है नहीं, तो जब लेबर आपके छत पे लगा रही है, आप मेंटेन कर रहे हो उस चीज़ को, तो यहाँ पे ना बहुत डैमेजेस हो जाते हैं। और ये डैमेज मैन्युफैक्चरर तो कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि वो तो अपने फैक्ट्री में बना रहा है। जैसे हम गाड़ियाँ बनाते हैं, मारुति बड़ी क्यों बन पाए? क्योंकि उनकी हर गाड़ी उनके फैक्ट्री में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बन रही है। हमारा चैलेंज ये है, हमें 70 कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, और एक गाड़ी के 2 लाख की चीज़, टेक्निकल प्रोडक्ट हमें हर रोज़ एक नई छत पे उसी क्वालिटी की बनाने जो 25 साल चले। आसान नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आई थिंक वो क्वालिटी की तरफ नच करें। और ये बोलना, मैं यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि हम क्वालिटी का काम करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। आई थिंक हम, लाइक मैं पर्सनली, मेरी टीम जो है, हम इतने मोटिवेटेड है कि हम सोलर को, लाइक हमारा एक ही मिशन है, हमें पता है कि देश 2030 में तो सोलर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस मोमेंटम इतना होगा, पड़ोसी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है, आप जाओगे 2030 में। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है क्लाइमेट चेंज में? मैं अगर जो घर 2030 में सोलर जाता, क्या मैं उसको 2027, 26, क्या मैं एक दिन पहले, जो जिस दिन सोलर जाना था उसके एक दिन पहले अगर हम उसको सोलर ले जा पाए, तब हमने क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन किया।
क्योंकि जितने जल्दी आप अच्छी बिजली बनाएंगे उतना आप और पर्यावरण को बेटर इम्पैक्ट कर पा रहे हो। और यहाँ पे ना दो चीज़ें चाहिए, और यहीं पे जो हम पहले बात करते हैं पैशन की, जो बेस्ट टैलेंट होते हैं, बहुत स्मार्टेस्ट लोग होते हैं, बट उनमें अगर जुनून नहीं है कि क्यों ये काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें या तो बहुत ही कम कॉस्ट वाली बना देंगे, या तो चीज़ें महंगी बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। बट दोनों में दिक्कत क्या होती है, मैंने सोलर बहुत अट्रैक्टिव बना दिया, अच्छे से पैकेजिंग कर दी, सर्विस टाइम पे जा रही है, बट मैंने बहुत महंगा कर दिया, कम लोग सोलर जाएंगे। और मैंने सस्ता बनाने की आड़ में ट्रस्ट खो दिया कि मैं सर्विस नहीं दे पाया, जितनी बिजली बनानी थी उतनी नहीं बना पाई। तो शुरुआत में तो बिजनेस आ जाएगा, 2 साल बाद आप या तो इंडस्ट्री में नहीं रहोगे, या तो आपका नाम खराब हो गया होगा। एंड यहीं पे जो मैजिक क्रिएट करना होता है कि यार मैं अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट में सही कॉस्ट में कैसे दे पाऊँ, और कैसे उसके पीछे पड़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो मिशनरी लोग, आपने ये टर्म सुना होगा, मिशनरी और मर्सनरी। कुछ लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनती हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बट वो खुद के लिए कर रहे हैं। और वहीं पे उसका 99% वाला अकल वाला इंसान, बट अगर मिशन पे हम देखते हैं ना, हर किसी को IIT IIMs होने की ज़रूरत नहीं है यार, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जुनून अगर जो लेके आते हैं, मैं अपनी टीम में देखता हूँ, ज़रूरी नहीं कि बेस्ट डिग्री वाला इंडिविजुअल होगा, बट अगर कोई टेक्निकल काम करता है, बट उसको दिख रहा है कि यार ये कस्टमर सोलर जा सकता है, बट नहीं जा रहा क्योंकि कुछ तो दिक्कतें आ रही है, उनकी छत में दिक्कत होगी, कस्टमर मान नहीं रहा है, वो घुस जाते हैं, वो सेल्स टीम के साथ में लग जाएंगे, वो ऑपरेशंस टीम के साथ में लग जाएंगे, फाइनेंस टीम के साथ में लग जाएंगे। वो एक थ्रेशोल्ड ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि यार हम क्यों काम कर रहे हैं। नोबडी वर्क्स फॉर अ पर्सन, और बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। पीपल वर्क फॉर अ मिशन, वो कोई भी कंपनी हो, वो हॉस्पिटल्स हो, बिजनेस हो, वो मिशन अगर आप सही दे पाए लोगों को, आई थिंक ट्रू चेंज तभी हो पाएगा। दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट हर घर सोलार। मतलब आपने एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चर ड्रॉ आउट की है, जो शायद देशवासियों को जानना चाहिए कि असलियत क्या है। बेसिकली आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा ये आप जानना चाहते हो ना? ठीक है, आई एम ग्लैड कि आपने जाना है। अब ये जानो कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, वही सवाल है आपके लिए। मुझे भी लगता है कि बाय 2030 देश के बहुत सारे लोग सोलर पावर को अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे। बट इसका बेसिक 101 क्या होता है, क्योंकि द रियलिस्टिक ट्रूथ इज, अगर आप ऑलमोस्ट 2 लाख का खर्चा कर रहे हो, हर किसी को जानना है कि इस गाड़ी के अंदर क्या है, मैं क्यों 2 लाख का खर्चा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली मतलब ब्रेक डाउन कीजिए कि हाउ डज अ सोलर सेल वर्क। शायद आपकी शुरुआत आपको यहाँ से करनी चाहिए कि ट्रेडिशनल पावर, हाउ डज दैट वर्क। जो बिजली हम अब यूज़ कर रहे हैं हमारे घर पे, जो कोयले से बनती है, लॉजिक क्या होता है, कोयला निकलता कहाँ से है, वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो अपनी खदानें हैं, जैसे इंडिया में उड़ीसा, बिहार, झारखंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे ट्रेडिशनली कोल काफ़ी अवेलेबल था। एंड सबसे पहले ये लगभग 1900s में डिस्कवर हुआ था। सबसे पहला पावर प्लांट हमारा टाटा ने लगाया था। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर प्लांट्स डल रहे थे। तो ट्रेडिशनली ग्लोबली भी ऐसा ही हुआ है कि दूर जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जहाँ पे कोयला अवेलेबल है, वहाँ पे बड़ा पावर प्लांट लगाए। पोल्यूशन बहुत होता है, अगर आप मध्य प्रदेश में सिंगरौली जैसे जगह पे जाओगे तो कैंसर हो रहा है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो दूर, शहरों से दूर पावर प्लांट लगाएं, तो वो पावर जनरेटर होते हैं। वहाँ से जो हम हाईवे पे बड़ी बड़ी केबलें देखते हैं, उससे वो ट्रांसमिशन आ रहा है, और फिर बड़े शहरों में जो छोटे छोटे सबस्टेशन हम देखते हैं बिजली विभाग के, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का, हर घर हर बिल्डिंग में बिजली वो पहुँचा रहे हैं। ये 3 पार्ट में बिजली का जो पूरा सेक्टर है डिवाइडेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो, तो इसको सेंट्रलाइज पावर बोलते हैं। जो सोलर है उसकी इमेंस पावर ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप हर घर पे आप सोलर लगा सकते हैं। इसके से क्या हो रहा है, जो आपके मतलब एक तो कोयला तो नहीं चाहिए, पोल्यूशन तो फ्री है ही, बट जो आपके सारे लॉसेस होते हैं, आप एक तरफ से दूसरा बिजली ला रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, राइट। आप एक जगह से मतलब जैसे पेट्रोल कंज्यूम करते हो, तो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, तो एनर्जी का जो वेस्टेज है वो सोलर में नहीं हो रहा। अभी इंडिया में अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा हट के जस्ट टॉपिक से बताऊं, फ्यूचर अगर हम थोड़ा सा देखें, तो
ईवीज हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे, किसी किसी के भी घर में बिजली का कंजम्पशन कम नहीं होता, ओवर टाइम बढ़ता ही चला जाता है, राइट? जैसे प्रॉस्पेरिटी आती है, आपका घर, आपकी इनकम, आमदनी बढ़ रही है, आप ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा उखाड़ के फिर से नया डालने का, तो वो उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे रिपेयर करते चले जाते हैं। इसलिए जो हमारे रास्ते खुदे हुए होते हैं, क्योंकि वो हर 3 साल में बोलते हैं अरे यार लोगों की ना बिजली की डिमांड कम हो गया। वो कस्टमर को, लाइक वोटर को तो नहीं बोल सकते कि तुम बिजली कम कंज्यूम करो, तो बैठ के ना आपके रास्ते खोदते रहते हैं, बिजली की तारें डालते रहते हैं, क्योंकि अब वो रिपेयर मोड में है पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का। अब सोलर क्या करता है? सोलर आपके घरों पे, आपकी फैक्ट्री, वेयरहाउस, बिल्डिंगों की छत पे वहीं पे पावर बना रहा है। जैसे आप पानी की टंकी से पानी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको दूर पाइप से नहीं आ रहा, आपने अगर बोरिंग का ही पानी अगर ले लिया है ना, तो आपको कई बड़ी बड़ी पाइपलाइन नहीं लग रही। वैसे ही सोलर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम उस पर आएंगे कि वो बिजली एक्चुअली बनती कैसी है, बट सोलर की बिगेस्ट पावर यही है कि जहाँ पे प्रोडक्शन है वहीं पे कंजम्पशन है। एंड इसके वजह से गवर्नमेंट को अगर बहुत पैसा नहीं डालना पड़ा, वो गवर्नमेंट कहीं वो पैसा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकती है। मतलब जो पहले पावर जनरेशन के लिए डाल जो पावर जनरेशन के लिए डालना पड़ता था, ट्रांसमिशन के लिए डालना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डालना पड़ता था। आप सोचिए ना, हमारे केस में सोचिए, बिहार में बिजली बन रही है, दैट इज प्रोडक्शन, वहाँ से मुंबई तक पहुंची, वो हो गया ट्रांसमिशन। अब मुंबई में अलग अलग छोटे छोटे अंधेरी में पहुंचे, अंधेरी से अंधेरी वेस्ट में पहुंचे, मेरी बिल्डिंग में पहुंचे, वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो गया। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा पैसा लगता है इसके पीछे, इतना कोऑर्डिनेशन लगता है, वो सारा सोलर से डिसेंट्रलाइज हो रहा है। तो ये एक मैसिव स्ट्रेंथ है। ये काम कैसे करता है, इतना सिंपल क्यों है? ये टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। हमने जब पहली बार सैटेलाइट भेजा था, 70 साल पहले सैटेलाइट जब गया था, वो सेम सोलर की टेक्नोलॉजी आज भी है। बस थोड़ी सी क्वालिटी बेटर हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सस्ती हो गई, बट टेक्नोलॉजी इज प्रिटी ओल्ड। एंड अगले 30-40 साल भी ये बदलने आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। जो आइंस्टाइन ने बोला था कि वो E=mc² बोलते हैं, ये उसी फंडे पे सोलर चलता है। तो अपने घर पे, मैं अगर एक नॉर्मल घर, मिडिल क्लास फैमिली अज्यूम करते हैं, भोपाल की अगर है, तो उनके घर पे अगर 200 स्क्वायर फीट की अगर जगह है, उस 200 स्क्वायर फीट में आप 4 से 5 सोलर पैनल बनाएंगे। जो एक हमारा डाइनिंग टेबल होता है 2 मीटर बाय 1 मीटर का, वो एक सोलर पैनल हुआ। ऐसे 4 से 6 सोलर पैनल लगा दिए 200 स्क्वायर फीट में, वो इतनी बिजली आपको दे सकते हैं। वो आपको लगभग 250 से 350 यूनिट बिजली देंगे हर महीने। नॉर्मली कितनी लगती है? एक घर आपका अगर बिजली का बिल कितना आ रहा है, 6 रुपये 8 रुपये की आपकी बिजली है, आप अगर महीने में 2000-3000 की बिजली का बिल पे कर रहे हो, तो आप 300-400 यूनिट हर महीने कंज्यूम कर रहे हो। ये 200 स्क्वायर फीट की जगह अगर आपकी छत पे है, आपने वहाँ सोलर पैनल लगा दिए, आपके पूरे महीने की बिजली जो गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी, वो अब हो गई 0। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि चलो दिन में तो बिजली बन रही है, रात को क्या? तो इसके लिए एक ही सपोर्ट लगता है गवर्नमेंट से, वो एक पॉलिसी है, उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग, जहाँ पे आपने दिन में आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा बिजली बनाई, और रात को आप गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हो, तो आपने गवर्नमेंट जो डिस्कॉम है, जो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आपने एक बैटरी की तरह यूज़ किया। दिन में एक्स्ट्रा बनाओ, रात को उनसे कंज्यूम कर लो। इसकी भी टेक्नोलॉजी होती है यार? ये बस फंडा फिजिक्स का है कि ऊपर से, मतलब जब पानी है या बिजली है, वो नीचे बहेगी। तो ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी लगती नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रेवलेंट है बहुत सालों से, गवर्नमेंट की पॉलिसी लगती है। एंड मैं एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट मेरी जर्नी का अगर बताऊं, हम पहले इंडस्ट्रीज़ को सोलराइज करते थे। हमारी गवर्नमेंट ने 2020 30 दिसंबर को एक पॉलिसी निकाली जो गेम चेंजिंग पॉलिसी थी, एंड इट वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे ये नेट मीटरिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने एक राइट बना दिया, एक कंज्यूमर राइट बना दिया, जो अगले 30-50 साल तक ना छेड़ नहीं सकते। जैसे संविधान में हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, वैसे कंज्यूमर को एक नेट मीटरिंग का राइट बना दिया, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट पे एक डिपेंडेंसी थी। और मुझे तब तक लगभग 6-7 साल हो गए थे इंडस्ट्री में। ये पॉलिसी ना हर स्टेट अपनी अपनी थोड़ी बदलती रहती थी, तो बिजनेसेस, कंज्यूमर्स उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि डर लगा था कि यार आज मैंने पैसा डाल दिया, कल क्या होगा। तो एक पॉलिसी की जो एक सर्टेनिटी लगती है,
वो मिसिंग थी। जैसे ही जिस दिन ये पॉलिसी की सर्टेनिटी आ गई उस दिन से मार्केट बूम हो गया। मैं आपको बता सकता हूँ कि 2013 से 20 में जितना सोलर लगा होगा पूरा मिलके उतना शायद से हर साल उसके बाद में लगा है। क्योंकि पॉलिसी की क्लैरिटी दे दी उन्होंने। तो कमिंग बैक के घर पे हमने दिन में बिजली बनाई, रात को गवर्नमेंट से हमने बिजली ले ली। महीने के एंड में आपको आपके बिल में ना आपने 100 यूनिट बनाए, 30 यूनिट आपने खुद खा लिए, 70 आपने भेज दिए, आपके बिल में लिख के आ जाएगा। एंड आपको सिर्फ अगर डेफिसिट है कि भाई मैंने तो नेट 10 ही यूनिट ज़्यादा लिए हैं गवर्नमेंट से, तो आपको सिर्फ उसके लिए पे करना है। क्योंकि सोलार की वजह से इतनी ज़्यादा बिजली बनती है कि आप बनती है। भेज भी सकते हो, एंड यूजुअली कमी शायद होगी नहीं। आपकी एक ही कंसर्न है, आपकी छत कितनी बड़ी है। अगर आपके पास छत है और पैसे हैं तो आपका बिल तो ज़ीरो हो सकता है। अगर बारिश हो रही है और क्लाउडी मौसम है, सो ये भी डाउट आता है लोगों को। सो बारिशों में कम बनेगी, ठंड में ठीक ठाक बनेगी, गर्मियों में काफ़ी बनेगी। बट इसलिए सोलर का परफॉर्मेंस हम एक एनुअल, एक पूरे साल के पीरियड में देखते हैं और उसका एवरेज, हम उसके एवरेज डिस्कशन करते हैं। इंडिया तो बहुत ही ब्लेस्ड है। मतलब मैं अगर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूँ यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हर तीसरे घर पे सोलर लगा है, जर्मनी में हर 5वें घर पे सोलर लगा है, हर 10वें घर पे सोलर लगा है, अमेरिका में, ब्राज़ील में 7% घर पे सोलर लगा है। यहाँ पे तो उल्टा वेदर, बहुत ठंडी वाले देश है ना ये, यहाँ पे बहुत क्लाउडी वेदर रहता है। यूरोप में आप देखें, यूएस में देखें, इंडिया तो बहुत ही सनी कंट्री है। तो यहाँ पे तो मतलब बारिशों के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, इसलिए इंडिया में दुनिया की प्रॉब्ली सबसे चीपेस्ट बिजली बनती है सोलर से। तो इंडिया को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। क्या हम सोलार एनर्जी बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एक्चुअली कर सकते हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। अभी तो हम खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, बट सोलर यहाँ पे लगा के क्या हम बांग्लादेश को भेज सकते हैं, क्या हम नेपाल को भेज सकते हैं? बिल्कुल। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मल्टीपल गवर्नमेंट्स मिलकर साथ में करने की कोशिश कर रही है कि जैसे आज यहाँ पे सुबह तो यहाँ धूप है, यहाँ बिजली बन रही है। हम अगर ऐसी पावर लाइंस, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पावर लाइंस कनेक्ट कर पाए जो यहाँ से दुबई जा रही हैं, दुबई से यूरोप जा रही है, यूरोप से अमेरिका जा रही है, अमेरिका से जापान, जापान से घूम के फिर से हमारे पास आ गई, एक पूरा सर्कल हमने बना दिया। तो धूप कहीं पे आ रही है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं तो 12 घंटे धूप आती है। बाकी जो हमारी मतलब अर्थ है वो अंधेरे में है, बिजली कहीं बन रही है, कंज्यूम कहीं और हो रही है। पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो सकती है। एंड ये लाइक चैलेंजेस होते ही हैं हर चीज़ में, बट किसी दिन हम ये करेंगे। एंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है इस चीज़ पे, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, बट ये होगा। एंड इंडिया तो मतलब अभी हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं, सोलर की बातें हो रही है, इंडिया विल बिकम अ पावर एक्सपोर्टर वेरी सून। भोपाल के शुक्ला जी के घर में जो बिजली बनती है वो कोई शेख यूज कर रहे हैं दुबई में। हाँ, बेसिकली नेट लॉजिक यही है। यस। पर भोपाल के शुक्ला जी के घर में बिजली कैसे बन रही है ये भी बताओ, कि वो टेक्नोलॉजी होती क्या है? हाँ, तो सोलर ना आपके जो किरणें आ रही हैं सूरज की, उससे आप धूप हटा दीजिए, जो किरणें आ रही हैं उस पे चलता है। जहाँ पे आपके किरणें गिरी, जो अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ना करंट बन जाता है। तो हर एक इतना छोटा सा भी आपका एक सोलर सेल है। आपने देखा होगा, अपने जो पुराने कैलकुलेटर होते थे जिनमें बैटरी नहीं होती थी, बस धूप में लगा दो तो वो चलना शुरू होते थे, आपने देखा होगा, है ना? सेम टेक्नोलॉजी, वो बस फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं उसको, जो सूरज की किरणों पे चलता है, वहाँ से करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है। अब आप जितने पैनल लगा दो तो आपको उतनी बिजली मिलेगी। और ये अगर घर के कनेक्शन में आपने लगा दिया, जहाँ पे आपका जो मेन स्विच बोर्ड बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का मीटर लगता है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। इट इज़ दैट सिंपल। मतलब ज़्यादा लाइक एज अ कंज्यूमर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर कॉस्ट ऐसी क्यों है? मतलब व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? सो सोलर मॉड्यूल जो है वही लगभग 50% कॉस्ट उसकी हो जाती है। उसके बाद में सोलर मॉड्यूल जहाँ इलेक्ट्रॉन बैठता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे किरणें गिरती हैं, जो एक ब्लू कलर की प्लेट लोगों ने देखी होगी अपने पड़ोसियों के घर पे शायद से, तो 50% कॉस्ट उसकी है सोलर मॉड्यूल की। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 95% जो दुनिया का प्रोडक्शन है सोलर पैनल का, वो चाइना से आता है। और ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ख़राब है।
तो अभी सारी गवर्नमेंट, सारे बिजनेसेस बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ही हम इनफ सोलर पैनल बना पाएँ कि खुद का भी हम कंज्यूम इंटरनली कर पाएँ और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। मान लो अगर एनवायरमेंटल डैमेज 100% की हो रही है आज 2024 में, तो अगर हर घर ने एक्चुअली सोलार अपनाया भारत में, तो कितना परसेंट घटेगा पोल्यूशन? इफ 100% इज व्हाट इट इज राइट नाउ, 10%, 20% ऐसे कुछ होगा? मतलब सवाल नहीं, बट मैं समझ रहा हूँ, काफ़ी बड़ा सवाल है, बट मेरे पास थोड़े स्टेटिस्टिक्स मैं आपको देता हूँ। सो जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, जहाँ पे हम बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कार्बन वाला ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लगभग 1/4 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से है। 25% है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिसमें से इंडिया में जो हम अगर 100 यूनिट बिजली के बनते हैं तो घर कितना कंज्यूम करते हैं? घर उसका 25% कंज्यूम करते हैं। तो 25% का 25% अगर लेने जाएं तो लगभग 6.5% जो है ये पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये छोटी बात है बाय इटसेल्फ। मतलब एंड आप सोचिए ना, वापस से पैसे नहीं लग रहे, सरकार पूरी सुविधा दे रही है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आई थिंक इट्स क्या बोलते हैं वो, क्रांति में ना पहला पत्थर यही है। वही, मतलब एक स्टार्ट ऑफ चेंज हो जाएगा इसकी वजह से। उसी तरह ईवीज भी अब आ चुके हैं, एटलीस्ट अमेरिका में, अब आएंगे इंडिया में। तो ये दोनों जब साथ में मिलेंगे, आई थिंक कि हमारे देश में बहुत बदलाव दिखेंगे। दैट्स द होप। हाल ही में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें रूफटॉप सोलराइजेशन की बात हुई थी। लॉजिक क्या है इसका? मतलब क्या, व्हाट शुड द एंड कंज्यूमर नो? सो गवर्नमेंट 2 चीज़ें बोल रहा है। उन्होंने सबसे पहले एक अच्छी चीज़ क्या की, सोलर के लिए सब्सिडी बढ़ा दी। एंड यहाँ पे पहली बार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। जनरली गवर्नमेंट ना सब्सिडी घटाने की बात करती रहती है जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती है। हमने फीडबैक दिया कि देखिए, अमीर तो सोलर जा रहे हैं, बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ रही है एंड उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन तो वहीं बैठी है। उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी। 3 महीने लिए डिस्कशन में, एंड आई एम श्योर मतलब ये सीधा टॉप से ही मैसेज है, क्योंकि इतना आसानी से तो बजट पास नहीं होता। उन्होंने वो फीडबैक लिया एंड 23% सब्सिडी बढ़ा दी। अब मिडिल इनकम फैमिलीज़ को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। तो ये बजट में एक चीज़ उन्होंने डाली। उन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले एक वेबसाइट सिंपल सी बना दी, जहाँ पे पूरे देश भर में जो भी कस्टमर है वो सोलर जाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। आपका जो बिजली विभाग है वो आपको येस बोल देगा, अप्रूवल दे देगा। वहाँ पे आप अपनी सोलर कंपनी जो भी वेंडर है उनको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जबलपुर में 40 पेपर लगते थे, आप ये सोचिए, मुझे जो 40 पेपर जबलपुर में लगते थे, कोई डिफरेंट 40 पेपर मुझे भोपाल में लगते थे, क्योंकि हर जगह पे बिजली विभाग अलग है। कहीं पे 60 पेपर लग रहे, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, उसको नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल बोलते हैं, चीज़ें सिंपल कर दी। एंड जो सब्सिडी थी, पहले क्या होता, सरकारें बोलती थी कि सोलर कंपनी अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो 80% गवर्नमेंट देगी, कस्टमर देगा, 20% गवर्नमेंट देगी, बट सोलर कंपनी को देगी। अब आप सोचिए, सरकार से तुरंत तो पैसा नहीं आता। कौन सी कंपनी अपना पैसा बहुत अटकाएगी और सोलर लगाएगी? तो इंडस्ट्री रुक गई थी। एंड इन्होंने ये प्रॉब्लम सुनी एंड प्रॉब्लम को पलट दिया। उन्होंने बोला ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएमओ ने अपनी मुहिम निकाली, पीएम का फेस लगा के उन्होंने बोला कि यार, मोदी जी गारंटी करते हैं कि सब्सिडी जो है ना, कस्टमर आप पूरे आपके 100 रुपये 100% भरो आप सोलर प्रोजेक्ट का, 20% 30% जो सब्सिडी है मैं आपके अकाउंट में 1 महीने में दूंगा। एंड विश्वास नहीं था कि होगा नहीं होगा, ये हो गया। अब लोग जो सोलर जाते हैं तो पूरा 2 लाख जो है खुद से भर देते हैं, 40,000 उनके अकाउंट में 10 दिन से 30 दिन में आ जाते हैं। सोलर पावर की वजह से गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है? मतलब वाई आर दे बैकिंग इट सो मच? लॉजिक क्या है? 2-3 कारण है। सबसे पहला, मैं मेरे पिछले जॉब में इंडिया के लिए बैंकर था, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी जब पैसा उठाना पड़ता है दूसरे देशों से, तो उन्हें कुछ कमिटमेंट देने पड़ते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि आप इतना मतलब कोयला यूज़ करते हो, पेट्रोल यूज़ करते हो, आप क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करो, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको 7% पे लोन देने की जगह 9% पे देंगे। अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए वो 2% अरबों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे ना बहुत बड़ी बात है। तो वो एक प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे इन जनरल है। दूसरा,
ऐसा नहीं ना कि हर कोई मक्कार है सरकार में, लोग 20 साल 30 साल आगे की सोच रहे हैं, उनको पता है कि अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कल बहुत भुगतेंगे इस चीज़ में। एंड तो ये एक इन जनरल फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ भी है। कमर्शियली अब क्यों फ़ायदा है गवर्नमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हम डाल चुके हैं, उनको डिमांड क्रिएट करनी है यहाँ पे। एंड बाकी जो भी सोर्सेज ऑफ पावर है ना, कोयला है, महंगाई हो रहा है, इंडिया को बहुत कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडोनेशिया कभी उठ के बोल देता है जहाँ पे बहुत कोयला हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, सॉरी हम अभी नहीं देंगे। ऐसे ही हाँ, क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि अब हम खरीद रहे हैं तुमसे। ये जियो पॉलिटिक्स, आप सोचो सडनली बिजली महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गई, आप दिस इज एनर्जी सिक्योरिटी, आपको कंट्रोल ही नहीं है। अगर कभी दुबई या रशिया ने बोल दिया कि नहीं हम आपको ऑयल नहीं दे पा रहे, महंगा कर दिया, भले कितने भी अच्छे दोस्त बट सब अपना पहला फ़ायदा देखेंगे। इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, हम खुद की पावर बना के हम डिपेंडेंट नहीं है। आप सोचिए ना, एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ढूंढ पाए, 25 साल तक हमें कुछ और इन्वेस्ट नहीं करना, 3 साल 5 साल में हमारा पैसा रिकवर हो गया, 20 साल की फ्री बिजली है। ये सिर्फ होम ओनर के लिए नहीं है, देश के लिए भी है। हम डिपेंडेंट नहीं है, हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, हम रशिया पे, सऊदी पे, यूएस पे, एंड फिर हमारी कंट्री एक्चुअली ब्लूम कर पाएगी। सो सोलर, विंड, सारे जो भी, मतलब हम अगर खुद की बिजली बना पाए, खुद की पावर बना पाए, वी विल बिकम अ मच स्ट्रॉन्गर नेशन। एंड फिर आत्मनिर्भर भारत का लॉजिक है। आत्मनिर्भर भारत मतलब एक तरह के मैन्युफैक्चरिंग करो, बट हम दबेंगे नहीं, जो कि हम दबते थे पहले। हाँ, जो हम दबते थे पहले। और जियोपॉलिटिकल गेम है ये बेसिकली, कि अगर हर घर में बिजली बनी तो इसका ये मतलब है कि कल अगर मान लो हाइपोथेटिकली कोई वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो गई और दूसरे देश हमें पावर, कोयला नहीं दे पाए, एटलीस्ट लोगों के घरों में तक बिजली तो पहुंचेगी। बिजली किन किन चीज़ों के लिए लगती है? एक, घरों के लिए, कमर्शियल पर्पसेस, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग दैट यू डू रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। आप अनाज बना रहे हो ना, आपको इरिगेशन के लिए आपको पंप में लगता है। आप फैक्ट्री में आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, माइक बना रहे हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी इज क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके बिजली के कंजम्पशन का, बिजली के रेट का, बिजली कितने उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है टू ईयर जीडीपी। और इंडिया बात बोलते हैं ना हम लोग के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट लिखती है, भाई इतने ट्रिलियन बनाएंगे ना तो मेरी बिजली की खपत तो 4 गुना 10 गुना हो रही है। वाह, मैं पहले वो क्या बनाऊँ? तो सड़कें तो चलो ठीक है, हर किसी को दिखती है रास्ते पर, बट सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पावर में जाता है। अगर मेरे पास पावर नहीं है मैं करूँगा क्या? एंड इकोनॉमी पे कैसे हेल्प करता है? मैं 2 दिन पहले मुझे टाटा पावर के सीईओ को मिलने का मौका मिला। इन्होंने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्योंकि मतलब वो तो क्या बोलते हैं, नेशन बिल्डिंग बहुत क्लोजली देख रहे हैं, भले मेरे कॉम्पिटिटर है, आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट इट। उन्होंने बोला कि यार किसी छोटे गाँव में जब बिजली और मिलने लग जाती है तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती है। किसी उनको जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार कैसे? बोला यार पहले वो 8 घंटे दिन में ही काम करते थे, अब जब बिजली बन रही है तो आटा चक्की ना लंबी चल पा रही है, ट्यूशन क्लास लंबे चल पा रहे हैं, दुकानें ज़्यादा देर तक दुकानें चालू रख के इकोनॉमी मल्टीफोल्ड बढ़ने लग जाती है, क्योंकि लोगों के पास में एवेन्यूज़ आ जाते हैं कि यार चलो ठीक है मेरे पास में और काम करने का ना जरिया है। तो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है तो जीडीपी की ग्रोथ है। मैं अंधेरे में आपको काम करने नहीं बोल सकता ना, उतना सिंपल है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यार बिजली बहुत सारी चाहिए और सस्ती चाहिए। अगर महंगी होगी तब भी तो आप नहीं खरीदोगे। तो वो ये 2 चीज़ अगर हो गई तो सुपर पावर एक्चुअली बनने का ना एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा कि हम खुद की बिजली बना रहे हैं। एक और प्रैक्टिकल सवाल है, वो जो 2 लाख का खर्चा हुआ उसके बाद भी खर्चे होते हैं मेंटेनेंस के लिए? मेंटेनेंस का ना बहुत कम खर्चा होता है सोलर में। एक सोलर की बहुत बड़ी वीकनेस है, धूल मिट्टी जब बैठ जाती है ना तो सोलर की परफॉर्मेंस ना 30 गुना 50 गुना 50%, 30%, 50% कम हो जाती है। और जो 25 साल चलने वाले सोलर सिस्टम है वो एक्चुअली 3-5 साल में ना सड़ के ख़त्म हो सकती है। जो आपका सिलिकॉन से जो मेन टेक्नोलॉजी आपके सोलर पैनल जो है बहुत रोबस्ट है, 25 साल के लिए बनी है, बट धूल मिट्टी, कबूतर की बीट अगर उस पर गिरी हुई है, आपने साफ़ नहीं किया, तो धीरे 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 वो सड़ने लग जाती है।
अंदर से maintain करना उसको पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है। आपको ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है उसमें कि आपको गाड़ी की तरह रिपेयर नहीं करना पड़ रहा, बट आपको धूल मिट्टी से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हुआ, मैंने देखा है, मतलब इतना दुख होता है ना कि कस्टमर जो 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 सबसे पहले गए, जिन्होंने महंगा सोलर खरीदा, वो आज दुखी हैं क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं बताया कि सोलर में मेंटेनेंस लगती है। क्योंकि सोचिए ना, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, उनके लिए सबसे आसान क्या है बोलना, सर खरीद लो, मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप सोचिए, मेरी दिक्कत ये थी, 99% मेरे कॉम्पिटिटर ये बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं, और मैं अकेला बेवकूफ़ लोगों को बोल रहा हूँ नहीं सर बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब बहुत नहीं, बट रिलेटिवली तो ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटेन कैसे करते हैं? डस्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ा टेक्निकल काम होता है, डस्टिंग करनी पड़ती है, आपको लंबा समय चले। अब देखिए, अब धूप में अगर कोई भी चीज़ रखी है आपने, तो उसके नट बोल्ट लूज़ हो जाते हैं। कहीं पे मतलब हमारी हवा केमिकल से भरी पड़ी है, हम जिस पानी से साफ़ करते हैं वो भी केमिकल से भरा पड़ा है, वो पूरे सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो टिकेगा नहीं। तो जैसे आपको गाड़ी को बार बार एक 3 महीने 6 महीने में आपको रिपेयर करना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम करें तो ये सोलर सिस्टम बिल्कुल चलेंगे। एंड बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है, इतनी रिलायबल है कि आज, मतलब पिछले 10 साल से मैं स्टैटिस्टिक दे सकता हूँ कि जितना पैसा विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बाकी जो पावर की टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है, उससे वो सब इकट्ठा करके उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो होशियार पैसा है बड़े बड़े कंपनीज का, देशों का, वो सोलर में क्यों जा रहा है? क्योंकि बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है। मैं आपको मेरा केस बताता हूँ। हमने जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए सोलर लगाया, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से साइन होता है कि इतनी बिजली बनाओगे वरना नीरज तुम पैसा भरोगे। अब ये जब घर वाले खरीदते हैं, तो उनके पास वो नेगोशिएशन पावर नहीं होती, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उनको फिर लोकल लोग आके बोल के चलाते हैं कि सर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैं भी अगर उनके स्टेज पे होता शायद से मैं यही बोलता, वो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता। एंड इसलिए कहीं पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को, कहीं पे हमारे जैसी कंपनीज को वो समझाना पड़ेगा कि आपके माध्यम से कि थोड़ा सा मेंटेनेंस। पर वो जो थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है, हाँ, वक्त कितना लगता है उसके लिए? 5 मिनट? 1 महीने में हमारी टीम जाती है, वो प्रॉब्ली आधे घंटे में, पौने घंटे में। तो हर महीने को एक विजिट करनी? हर महीने एक विजिट ओके करनी बहुत ज़रूरी है, अगर 25 साल चलाना है तो। ओके, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता है? नहीं, तो जैसे हमारे केस में हम पहले से बिल्ड करके चलते हैं, वो खर्चा लगभग 10,000 15,000 का आएगा हर महीने, ओवर 5 ईयर पीरियड। तो आप सोचिए, अगर आपका साल में 50,000 खर्चा हो रहा है, 50,000 की सेविंग हो रही है, और आपको मेंटेनेंस पे 3,000 का खर्चा करना पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 6% है साल का, बट ये आपको 25 साल आपको आपकी सिस्टम चलेगी। तो ये आप मतलब कॉस्ट पहले से बिल्ड करके चले। गवर्नमेंट ही बोलते है कि आप ये मेंटेनेंस कराएं। जैसे अभी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, धीरे धीरे बेटर होती चली जाएगी। लोगों, कस्टमर को अवेयरनेस बहुत लगे। हमने यहाँ पे यही किया, जब हमें समझ आया कि यार 99% लोग बोल रहे हैं कि यार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बोल देंगे क्या 100 यूनिट की जगह आपको 150 यूनिट मिल जाएंगे सर, ऐसे ना थोड़े फेक प्रोमिसेस हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में। हमने एक ही चीज़ की, हमने बोला अब मैं आपको ना सोलर प्लांट के लिए चार्ज नहीं करूँगा, कितनी बिजली बनेगी मैं आपको उसके लिए चार्ज करूँगा, और अगर बिजली कम बनी या आपको मेंटेनेंस का खर्चा आया तो मैं पैसे भरूँगा। तो यहाँ पे वो रिस्क हटाना कस्टमर के लिए ज़रूरी था। एंड अब हमारा एक ही काम है कि जो प्रॉमिस किया है ना उस पर डिलीवर करें। इंजीनियरिंग वाइज आई वुड अज्यूम कि अभी नेक्स्ट इनोवेशन ये होगी कि सोलर पैनल पे एक वाइपर डाल देंगे। सो बड़े बड़े सोलर प्लांट पे ना वो आ जाते हैं वाइपर्स, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। छोटे घरों के लिए मुझे अगले 20 साल तक भी वो दिख नहीं रहा होते, क्योंकि आपको सोचिए उतना ही हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो शायद से आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट आप 2 लाख के सोलर सिस्टम पे नहीं करोगे। तो हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी नहीं, थोड़ा सा सिंपल लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, लो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी काम करता है। और कुछ जानना चाहिए एंड कंज्यूमर्स को इसके बारे में? सोलर जाइए, सोलर जाने से, आज डिसीजन लेने से 1 रुपया नहीं लगता, 10 लाख बचेंगे। आई थिंक फॉर कम से कम 10 लाख बचेंगे फॉर एवरी मिडिल इनकम फैमिली। फिर से बोलूँगा, आप फाइनेंस प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, पर्यावरण प्रेमी हो, आपने सोलर जाना चाहिए। ये आपके हाथ में टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा, हर किसी को क्रिकेटर बनना था बचपन में, नहीं बन पाए मोस्टली हम सब। अगर देश के लिए कुछ करना है अब अडल्टहुड में तो ये करो, क्योंकि
क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया अफेक्ट हो रही है, भारत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. देश का ख्याल रखो एंड बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. महात्मा गांधी की सेइंग है, यानी कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले खुद में लाओ, घर पे लाओ. अगर आपने खुद का घर बदल दिया, खुद का दिल बदल दिया, तो दुनिया भी बदलेगी. बस ये कहना. ओके नीरज भाई, बहुत एडुकेटिव कॉन्वर्सेशन थी ये. आई जस्ट विश यू लक. आप बहुत नोबल बिजनेस चला रहे हो. आई थिंक बहुत लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना था बहुत टाइम से. इनफैक्ट मैंने इसके बारे में 2006-2007 में पढ़ा और हमेशा खुद से ये पूछता था कि यार भारत में और सोलार पावर के स्टार्टअप्स क्यों नहीं है. इनफैक्ट मेरा पहला स्टार्टअप का आइडिया सोलार पावर का था. नेवर एग्जीक्यूटेड इट, बट मैंने सोचा था कि हाँ इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू गो डाउन, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर. बट थैंक गॉड आई डिडंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वो आज समझ आया. सो अगेन कुडोज टू योर ब्रेवरी एंड गट्स टू स्टार्ट इन 2014. Part of our nation building. But again, thank you for inviting. No, most welcome bhai. Any signing off notes at all? नहीं यार, just yeah, I'm just good here. Thank you नीरज भाई. We will see you very soon. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. यार जब सस्टेनेबिलिटी की बातें हम करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज की बातें, मैं तो चाहता हूँ कि हम और बहुत सारे एपिसोड बनाएं एनवायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर. पर मेरा डाउट ये है कि क्या आप लोग सुनोगे सस्टेनेबिलिटी वाले कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि ये थोड़े अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस होते हैं. ये रियलिटी बेस्ड, हकीकत बेस्ड कॉन्वर्सेशंस होते हैं, नॉट द ईजिएस्ट टू कंज्यूम. एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि यार कचरा कम फैलाओ और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में ज़्यादा सीखो. बिजली बचाओ, AC कम चलाओ. ये जो बेसिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं ना, इन पर ध्यान दो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ आपके लाइफ के लिए नहीं, पर आपके पेरेंट्स के लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो एज कर रहे हैं, और आने वाले जनरेशन्स के लाइफ के लिए भी. जब आपके बच्चे होंगे, लेट्स ब्रिंग देम इनटू अ बेटर वर्ल्ड. ये है मेरी इंटेंशन. अगर आप खुद को बदलोगे, खुद की लाइफस्टाइल को बदलोगे, तब भारत भी बदलेगा, और अगर भारत बदलेगा तब दुनिया बदलेगी. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस. वी विल सी यू वेरी वेरी सून. और हाँ, नीरज भाई को उनके सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए. उनकी मिशन बहुत क्लीन है, बहुत नोबल है, अच्छी मिशन है. वो आज के अर्जुन है. डेफिनेटली फॉलो हिम. डेफिनेटली सपोर्ट द वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी.